नमस्कार, मैं आकाश और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सबाल्टर्न आकाश। पिछले वीडियो में हमने बात की थी एंटोनियो ग्राम्शी के कॉन्सेप्ट सबाल्टर्न के बारे में। एंटोनियो ग्राम्शी ने अपने प्रिजन नोटबुक्स में कहीं भी सबाल्टर्न के इस कॉन्सेप्ट को परिभाषित नहीं किया है कि इसका एग्ज़ैक्ट मीनिंग क्या होगा। इसको अलग-अलग स्कॉलर अलग-अलग तरीके से डिकोड किए हैं, जिसमें मैंने 2 महत्वपूर्ण सोर्सेज़ की बात की थी, 2 बड़े स्कॉलर की बात की थी, मार्कस ग्रीन की और जोसेफ फेब्युची की। जोसेफ फेब्युची का पृष्ठभूमि रहा है क्योंकि वो माल्टा से रहे। उन्होंने ग्राम्शी की जो मेजर राइटिंग्स है, इटालियन भाषा से उन्होंने उसको अनुवाद अनुवाद किया था अंग्रेजी में और उन्होंने एक लंबा समय दिया था ग्राम्शी के राइटिंग्स को उन्होंने पढ़ा, उसके बाद उसको अनुवाद किया। मार्कस ग्रीन भी इस प्रोजेक्ट से लंबे समय तक जुड़े रहे। तो ये दोनों ऐसे स्कॉलर हैं जिन्होंने ग्राम्शी के हर एक कॉन्सेप्ट को लेकर के जो उनकी अवधारणा रही है, उसको डिकोड करने का प्रयास किया, मतलब लोगों के सामने लाने का प्रयास किया कि उनके इस कॉन्सेप्ट का या कम अर्थ क्या है, मीनिंग क्या है, इसको लेकर के। तो ग्रीनी मार्कस और जोसेफ रिब्यूजी इन दोनों का ये दोनों लोग मिलकर के इंटरनेशनल ग्राम्शी सोसाइटी एक वेबसाइट है उसको संचालित करते थे। ग्रीनी मार्कस जो भी फिलहाल प्रेसिडेंट भी है और जनरल सेक्रेटरी भी हैं क्योंकि 2019 में जोसेफ रिब्यूजी के डेथ होने के बाद पूरा का पूरा टास्क उनके ऊपर आ गया और वो कर रहे हैं। तो मेजर हमने बात की थी कि एंटोनियो ग्राम्शी का जो कॉन्सेप्ट सबाल्टर्न है, वह एक प्रकार से इटली के सामाजिक संरचना, वहाँ के संस्कृति, इसके अलावा जो स्टेट है, वो बेसिकली 2 अलग-अलग तत्वों से मिलके बना है, जिसको ग्राम्शी बोलते हैं पॉलिटिकल सोसाइटी एंड सिविल सोसाइटी। उसका स्टडी है, दोनों देखने में अलग लगते हैं लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से कहीं न कहीं ये जुड़े हुए हैं क्योंकि जो रूलिंग क्लास होता है, जो शासक वर्ग होता है, वो क्या करता है कि तमाम संगठनों के माध्यम से जो उनकी विचार है, उनको जस्टिफाई करने का प्रयास करता है। मतलब एक प्रकार से कहें कि वह अपने विचार को इस तरीके से प्रसारित करने का प्रयास करता है कि नीचे तबके के लोग जो हैं, जिनका शोषण उस संस्कृति में होता है, उस सामाजिक संरचना में होता है, लेकिन वो उसको यह मानते हुए कि यह संस्कृति हमारी संस्कृति है और इस सामाजिक संरचना के हम हिस्सा है, जो व्यवस्था है वो ठीक है। इसमें किसी भी प्रकार का गलत नहीं है। और वो उसको फॉलो करते हैं, वो उसको मानते हैं। वो उनके दिनचर्या मतलब सांस्कृतिक गतिविधियों के माध्यम से वो उनके दिनचर्या का हिस्सा बन जाता है और इस प्रकार से शोषण जो है शोषणकारी व्यवस्था है, जो शोषण करने वाले लोग हैं उसको जस्टिफाई कर देते हैं, तमाम इंस्टीट्यूट के माध्यम से, इन सब चीज़ों के माध्यम से। आज हम बात करेंगे कि एंटोनियो ग्राम्शी ने एग्ज़ैक्ट अपने सबाल्टर्न के कॉन्सेप्ट के बारे में तो नहीं बताया। कई कारण थे, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण कारण था कि वो फासिस्टवादी जो बेनिटो मुसोलिनी की जो सरकार थी उसके उस समय वो जेल में बंद थे, इसीलिए उनको बहुत सी चीज़ों को खुल के नहीं ल लिखते थे। एक कोड वर्ड में लिखे थे, जैसे उन्होंने मार्क्सिज़्म एग्ज़ैक्ट वर्ड नहीं लिखा, फिलॉसफी ऑफ प्रैक्टिस लिखते थे। और इसके अलावा हम बात करते हैं एंटोनियो ग्राम्शी के अदर कॉन्सेप्ट जैसे उस समय एक बहुत बड़ा रिवॉल्यूशनरी नाम था वो लेनिन का। तो लेनिन को लेनिन ने लिखा कि इलीस वर्ड यूज़ करते हैं उनको, कोडिफाई करते हैं एक कोड। उसी तरह जो सबाल्टर्न का कॉन्सेप्ट है एंटोनियो ग्राम्शी ने एग्ज़ैक्ट उसको डिफाइन नहीं किया। जिसके कारण अलग-अलग लोग इसको अलग-अलग तरीके से परिभाषित करने का काम करते हैं। लेकिन इसमें एक जो महत्वपूर्ण चीज़ है, जो हमें ध्यान देने लायक है, कि किसी भी समाज को सामाजिक संरचना हो, आर्थिक गतिविधियाँ हो, सांस्कृतिक संरचना हो या राज्य में को चलाने वाले कुछ शासक वर्ग होते हैं, वह अपने संस्कृति को किस तरीके से जस्टिफाई करने का काम करते हैं, अलग-अलग इंस्टीट्यूट या ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से, उसके बारे में स्टडी है। कहने का मतलब है कि समाज का एक बहुत बड़ा तबका जो वो एक प्रकार का जो हेजुमोनिक स्ट्रक्चर है, एक वर्चस्ववाद रूपी एक जो संरचना है, उससे पूरी तरीके से बाहर है। उसके बारे में अध्ययन को ही हम सबाल्टर्न स्टडीज या हमें कहें कि नीचे तबके लोगों का अध्ययन कहा गया, जिसकी शुरुआत सबसे पहले 1982 में जब वॉल्यूम फर्स्ट आया, जिसके एडिटर रंजीत गुहा थे। हम जैसे कि पहले भी बता चुके हैं कि ये जो वॉल्यूम है, टोटल 12 वॉल्यूम लिखे गए हैं, उसमें लगभग 95 टू 96 एस्से हैं, जो जेंडर पे हैं, कास्ट पे हैं, क्लास पे हैं या अलग प्रकार की आइडेंटिटी, जिसमें एक बहुत बड़ा वर्ग एक संरचना है उससे बाहर है, उसके बारे में लिखा गया है। रंजीत गुहा अपने सबाल्टर्न स्टडीज वॉल्यूम जो है उसके फर्स्ट जो एस्से है बेसिकली ऑन सम एस्पेक्ट ऑफ हिस्टोरियोग्राफी ऑफ कॉलोनियल इंडिया। तो सबाल्टर्न स्टडीज प्रोजेक्ट के जितने भी स्कॉलर्स थे, जिनका ये प्लान था, जिन्होंने सोचा कि हम अम, नीचे तबके के लोगों का इतिहास लिखेंगे, तो नीचे तबके के लोगों का इतिहास लिखना
ये तो ठीक है, लेकिन सबसे पहले बात ये आती है कि सबाल्टर्न जो हम शब्द यूज़ कर रहे हैं, नीचे तबके के लोगों के इतिहास लिखने की हम बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले हम ये आइडेंटिफ़ाई करेंगे, हमें यह चिन्हित करना होगा कि नीचे तबके के लोग किसको कहा जाए, किसी भी समाज में। तो जो फर्स्ट जो मालूम आया, राइटिंग ऑन साउथ एशियन हिस्ट्री एंड सोसाइटी। तो रंजीत गुहा और जो एडिटोरियल बोर्ड में और भी मेंबर थे, जैसे कि पार्था चटर्जी, शाहिद अमीन, डेविड आर्नोल्ड, डेविड हार्डीमैन, ज्ञान पांडे, ये जो बेसिकली इन्होंने कंट्रीब्यूट किया था फर्स्ट वॉल्यूम में, मैं उनका नाम ले रहा हूँ। आगे बहुत से लोग इसमें प्रोजेक्ट में जुड़ेंगे, फिर बहुत से लोग जो प्रोजेक्ट में बाद में चल के बाहर हो जाते हैं, क्योंकि शुरू में इतिहास लेखन जो था वो मुख्य केंद्र था सबऑर्डिनेट स्टडीज का, जिसमें सामाजिक इतिहास लिखी गई, जो वॉल्यूम 1 से लेकर 6 तक 6 तक कहीं न कहीं मिलता है, लेकिन 7 से लेकर 12 तक, मतलब 7 से लेकर के 12 तक हम देखते हैं कि इसमें अलग-अलग मुद्दों को इंक्लूड किया गया, शामिल किया जाने लगा, जिस कारण बहुत से स्कॉलर इस प्रोजेक्ट से बाहर हो गए, जिसमें एक महत्वपूर्ण जो नाम आता है वो है सुमित सरकार का, जिन्होंने बाद में चल के एक पुस्तक लिखी राइटिंग सोशल हिस्ट्री, और राइटिंग सोशल हिस्ट्री में उन्होंने एक एस्से लिखा, जिस एस्से का नाम है डिक्लाइन ऑफ सबाल्टर्न्स इन सबाल्टर्न स्टडीज, क्योंकि वो देखते हैं डिपार्चर फ्रॉम सोशल हिस्ट्री टू कल्चर हिस्ट्री की तरफ। तो रंजीत गुहा पहले डिफाइन करते हैं कि सबाल्टर्न हम किसको कहेंगे, पहली चीज। दूसरा, कि क्या-क्या मेथड होने चाहिए, कौन-कौन से टूल्स और टेक्निक्स हम यूज करेंगे इस सोशल के जो ग्रुप है, यहाँ पे क्या है कि जो आइडेंटिटी है, कास्ट है, क्लास है, जेंडर है, रीजन है, रिलीजन है और तमाम है। ये जो आइडेंटिटी एक पहचान है, इस पहचान को हम बेस बनाकर जब इतिहास लेखन की बात करेंगे, तो हमें कौन से मुख्य बिंदुओं को ध्यान में रखना है, या हम ये कहें कि किस मुख्य बिंदुओं को हमें मेन सेंटर में रख करके, केंद्र बिंदु में रख करके, किस पहचान को केंद्र बिंदु में रख करके हम इतिहास लेखन का कार्य करेंगे। ये सब उन्होंने अपने फर्स्ट वॉल्यूम में ही जो प्रीफेस के बाद आता है, सम एस्पेक्ट्स ऑफ हिस्टोग्राफी ऑफ कॉलोनियल इंडिया, उन्होंने बढ़िया से एक्सप्लेन किया है। ऑन सम एस्पेक्ट्स ऑफ ऑन सम एस्पेक्ट्स ऑफ द हिस्टोग्राफी ऑफ कॉलोनियल इंडिया, रंजीत गुहा की राइटिंग जिसमें वो पूरी तरीके अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करने का काम करते हैं। अब प्रश्न यह है, या हमें समझने का प्रयास करेंगे, उन्होंने यह जो कॉन्सेप्ट लिया है, यह अवधारणा जो ली है कि ऑन सम एस्पेक्ट्स ऑफ हिस्टोग्राफी ऑफ कॉलोनियल इंडिया, बेसिकली ये लिया गया है एंटोनियो ग्राम्सी के राइटिंग नोट्स ऑन इटालियन हिस्ट्री से। इसमें क्या कोई डिफरेंसेस है, या कोई या इसमें सिमिलरिटीज है, इसके बारे में हम बात करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। इसमें हम आपको जो अगले वीडियो में आपको जो मुख्य बिंदु है उसके बारे में बताएंगे कि इतिहास लेखन के मुख्य बिंदु क्या है, या हमें कहें कि किसको हम सबाल्टर्न कह सकते हैं, किसको इंक्लूड कर सकते हैं, किसको एक्सक्लूड करेंगे। इन सब चीजों के बारे में हम अगले वीडियो में विस्तार से बात करेंगे, क्योंकि इसमें थोड़ा समय लगेगा। धन्यवाद।